नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा। इस समय रूस के काजान शहर में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन चल रहा है, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी वहां मौजूद हैं और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसकी मेज़बानी कर रहे हैं। साथ ही वहां चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहुंचे हुए हैं और ब्रिक्स सदस्य देशों के दूसरे नेता भी। तो रूस के काजान में इस शिखर सम्मेलन में तमाम बड़े नेताओं का जमावड़ा है और बायलैटरल बातचीत भी हो रही है। इसी में अब ये इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की द्विपक्षीय बातचीत भी होगी। कजान के एक्सपो सेंटर में चल रहा है ये शिखर सम्मेलन। पहले ही प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भी बातचीत हुई है, बायलैटरल बातचीत हुई है। इसके अलावा इस बार ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या बढ़ी है और ब्रिक्स एक मजबूत समूह के तौर पर उभर रहा है। पहले इसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ही थे और इसी से ये शब्द बना है ब्रिक्स, यानी कि ये एक एक्रोनिम है और अब इसमें दूसरे देश भी शामिल हो रहे हैं, तो इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। भारत और चीन के बीच में 2020 के बाद से जो तनाव बढ़ा था, उसके बाद से दोनों देश के नेताओं के बीच कोई बायलैटरल बातचीत नहीं हुई है। लेकिन अब जब सीमा पर पेट्रोलिंग को लेकर समझौता हुआ है, उस घोषणा के बाद दोनों नेताओं की इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। दोनों नेताओं के बीच करीब 5 साल के बाद द्विपक्षीय बातचीत होने वाली है। तो सबसे पहले चलते हैं काजान शहर, जहां मौजूद है मेरी सहयोगी कादम्बिनी शर्मा। कादम्बिनी, ये जो बायलैटरल होने वाली है, इस वक्त सबकी नज़र इसी पे है, तो इसका क्या अपडेट है? देखिए, अभी जो प्लेनरी सेशन होता है ब्रिक्स का, वो लंबा चल रहा है। देर से शुरू हुआ था पूरा कार्यक्रम, तो अभी वो लंबा चल रहा है। तो जैसे ही ये खत्म होगा, उम्मीद ये है कि उसके बाद जो द्विपक्षीय वार्ता है चीन के राष्ट्रपति के साथ, वो पीएम मोदी की होगी। उसके बाद हमें और इस पर जानकारी मिलेगी कि आखिर बात क्या हुई है। अभी जो हमने देखा है, जिस तरह से जो प्लेनरी में पीएम ने पहले प्लेनरी में जो इंटरवेंशन किया है, उन्होंने बड़े साफ तौर पर ये कहा है कि डबल स्टैंडर्ड्स आतंकवाद पर नहीं होनी चाहिए। ये एक तरह से इशारा है चीन की तरफ, जो कि कई बार टेक्निकल होल्ड लगा देता है यूएनएससी में। जब किसी आतंकी के नाम पर उसको प्रतिबंधित करना होता है, तो ऐसा हो जाता है और ये सीधे सीधे तौर पर पीएम ने कहा है। लेकिन इसके अलावा उन्होंने जो अपना इंटरवेंशन है उसमें नए सदस्यों के स्वागत की बात कही है, लेकिन ये कहा है कि उनको कंसेंसस, सर्वसम्मति से उनको कोई भी फैसला लेना चाहिए और विचारों, जो पुराने फाउंडर मेंबर्स हैं, उनकी राय का सम्मान करना चाहिए। ये उन्होंने कहा है। इंक्लूसिविटी की बात उन्होंने ब्रिक्स में की है, जहां पर सभी देशों को एक एक्सेप्टेंस होगा। उन्होंने कहा है कि ऐसा वक्त है जब नॉर्थ साउथ, पूर्व पश्चिम, इस तरह का डिवाइड है। ऐसे में सबको साथ लेकर चलना है, अलग थलग नहीं, बल्कि समावेशी एक ब्रिक्स को बनना है, एक ऑर्गेनाइजेशन है वो। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो चुनौतियां हैं उनका मिलकर सामना करना होगा, खासकर कोविड के बाद। इसमें उन्होंने कई चीजों की बात की है, चाहे वो आतंकवाद की हो, चाहे फिर डेवलपमेंट की हो। उन्होंने मल्टीलैटरल एजेंसीज की भी बात की है, जैसे उन्होंने कहा है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक, डब्ल्यूटीओ जैसे वैश्विक संस्थानों में रिफॉर्म्स होना चाहिए समयबद्ध तरीके से, और ब्रिक्स के प्रयासों को भी ध्यान में रखना चाहिए। और इस संगठन की छवि ऐसी ना बने कि सिर्फ ग्लोबल इंस्टीट्यूशन में रिफॉर्म नहीं, रिप्लेस करना चाहते। मतलब एक तरह से आश्वस्त किया है उन लोगों को भी जो इस ब्रिक्स के खिलाफ है, जो देश जिनको लगता है कि एक रिप्लेस करने की एक पुराने सिस्टम को कोशिश है। तो सुधार की बात कर रहे हैं। नई चुनौतियों में, टेक में जो चुनौतियां हैं उसकी बात भी उन्होंने की है। जो लोकल करेंसी पर, ब्रिक्स करेंसी पर, उसमें टर्म्स जो तय हो रहे हैं, बाद में जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उस पर भी उन्होंने कहा है कि भारत जो है इन प्रयासों की, डिस्कशंस का समर्थन करता है। तो कई चीजें यहाँ पर ऐसी बोली हैं पीएम ने इंटरवेंशन में और अपनी स्टेटमेंट में, जो कि काफी अहम है। और अब बस इंतजार है कि जो बायलैटरल उनका होना है जो चीन के राष्ट्रपति हैं उनके साथ, कुछ ही देर में ये हो सकता है और उसके बाद साफ होगा कि उनके बीच क्या बात हुई है। जी, कादम्बिनी, यहाँ प्रधानमंत्री जब गए तो उन्होंने ये बात की है राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात के बाद
कि शांति ही रास्ता है रूस यूक्रेन के युद्ध में भी, और पहले भी वो यूक्रेन भी गए हैं, रूस भी गए हैं। तो अभी ये भी कहा जा रहा है कि क्या राष्ट्रपति पुतिन का भी कोई रोल रहा है प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग को आमने सामने लाने में? देखिए, जब तक इसके बारे में कोई पुष्टि किसी भी तरफ से आ ना जाए, ये कहना बड़ा मुश्किल। लेकिन आज की अगर आप तस्वीरें देखें तो वो काफी इंटरेस्टिंग है। आपने जो फैमिली फोटो देखा होगा, ब्रिक्स सदस्य जो हैं, राष्ट्र प्रमुख हैं, तो उनमें देखा होगा कि एक तरफ राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, राष्ट्रपति पुतिन के दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी है। और आपने जो राउंड टेबल देखा होगा, वहां पर भी जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो भी ऐसे ही दिख रहा है। तो हालांकि ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा मतलब निकाला जाना चाहिए, लेकिन जब जियोपॉलिटिक्स की बात होती है तो छोटी से छोटी चीजों में भी, चाहे वो एक्सप्रेशन हो, चाहे वो तस्वीर हो, चाहे एक शब्द भी हो, उससे भी कई मतलब निकाले जाते हैं। तो वैसे तो आधिकारिक तौर पर या पुष्टि के तौर पर ये कहना बड़ा मुश्किल है कि राष्ट्रपति पुतिन जो है उन्होंने क्या किया है, क्या नहीं किया। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि जो ज्योग्राफी है वो कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच रूस की जरूर है। तो ये एक बात जरूर है, लेकिन उसके अलावा अभी फिलहाल इस पर कुछ कहना मुश्किल होगा। आपका कादम्बिनी, हम ये मुलाकात होगी तो लौटेंगे आपके पास में। ये बाइलैटरल जो है, इस पर बहुत लोगों की आंखें लगी हुई हैं। हमारे साथ इस वक्त अतुल अनेजा जुड़ गए हैं जो कूटनीति विशेषज्ञ हैं। ये जो मुलाकात होनी है भारत और चीन के राष्ट्राध्यक्षों की, उससे अगर हम दोनों देशों के हितों की बात करें, चाहे वो उनके बीच में जिस तरह के रिश्ते रहे, कूटनीतिक जो टकराव रहा है पिछले दिनों, खास करके 2020 के बाद से, उसमें क्या बदलाव की उम्मीद की जा रही है? अतुल अनेजा जी। नगमा जी, ये मुझे लग रहा है कि ये बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू है, क्योंकि पिछले 5 साल से मुलाकात दी हुई थी। ये बड़ी लीडर ड्रिवन रिलेशनशिप है। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी एक तरह से लार्जर देन लाइफ लीडर हैं, और वहाँ पर शी जिनपिंग भी। तो ये जब लीडर्स मिलते हैं तो वो एक दिशा एक तय करते हैं, एक स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन देते हैं। और ये मिसिंग थी। लास्ट मीटिंग हुई थी 2019 में चेन्नई के पास, जो महाबलीपुरम में। महाबलीपुरम में, ममल्लापुरम। तो उसके बाद से फिर रिलेशनशिप बिल्कुल डाउनहिल चला गया और तनावपूर्ण स्थिति रही है। और एक तरह से चीन की तरफ से बोला जाए तो वो कहते थे कि भारत जो है अमेरिका की तरफ उसका झुकाव हो गया, जो मैं बात मानता नहीं, लेकिन परसेप्शन चीन में ये थी। और यहाँ पर एंटी चाइना सेंटिमेंट बहुत रहा है भारत के अंदर। तो एक तरह से एक फुल सर्कल हम आए हैं। जो बात छूटी थी 2019 में, एक बार फिर दोनों हेड्स ऑफ स्टेट मिलेंगे। मुझे लगता है पिवटल मोमेंट है। अब इसके बाद आगे की दोनों जो नेता हैं वो एक दिशा देंगे, एक डायरेक्शन देंगे, जो डाउनस्ट्रीम होगी, जो हमें आगे वक्त में पता लगेगा। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है नगमा जी, ये जो मीटिंग हुई है इतने सालों के बाद, ये होने वाली है जी। जो इस मीटिंग से बस एक, अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि एक बेहतर माहौल की उम्मीद है, क्योंकि ये दोनों नेताओं की मुलाकात के पहले में एक पेट्रोलिंग पर भी अग्रीमेंट हुआ है, जो अपने आप में एक पॉजिटिव सिग्नल है। लेकिन जहाँ तक डिसएंगेजमेंट या डीएस्केलेशन की बात है, वहाँ पे कुछ अभी बड़ा नहीं हुआ, लेकिन एक पॉजिटिव माहौल बना है। तो इन वहाँ क्या अंदाज़ा दोनों देशों में है कि ट्रेड की बात अगर की जाए तो उसमें कैसे बातें आगे बढ़ सकती हैं? बॉर्डर पर जो तनाव है वहाँ पर क्या एक्सपेक्टेशन है? नगमा जी, बॉर्डर के ऊपर अगर हम बात करें तो पेट्रोलिंग की बात हुई है, लेकिन जो फॉरेन सेक्रेटरी का स्टेटमेंट था, लीडिंग टू डिसएंगेजमेंट, इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट, कि भाई इसके साथ आपको सेपरेट नहीं कर सकते पेट्रोलिंग की बात और डिसएंगेजमेंट की। इट केम लाइक ए पैकेज। तो उसके बाद डिसएंगेजमेंट का भी मुद्दा जुड़ा हुआ है इसके साथ। जो एक मेन प्रॉब्लम थी कि इंडिया की जो पोजीशन थी वो ये थी कि स्टेटस को एंटी रिस्टोर करना है। जो 2020 में चीन की तरफ से जो इंट्रूजन हुआ, उसके बाद वो स्टेटस को एक तरह से खारिज किया गया, उसको बहाल करना है। तो डिसएंगेजमेंट से वो हो जाता है। तो यही मुद्दा था कि हम अपने जो रिलेशनशिप है हम उसको जोड़ रहे थे, कि बॉर्डर और जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है दोनों क्लब किए जा रहे थे। और अगर उसमें हम ये वाला इक्वेशन में से मुद्दा हटाएं, स्टेटस को एंटी रिस्टोर किया जा रहा है, तो एक तरह से एक ओपनिंग होती है जो हमारे
इकोनॉमिक, कल्चरल और ट्रेड रिलेशनशिप है, इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही है नगमा जी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हालांकि नई सप्लाई चेन्स की बात हुई थी कोविड के बाद कि वेस्ट से आएंगे या इस तरह से, लेकिन हमने ये देखा है कि अगर हमको जाना है विकसित भारत 2047 जो मोदी जी कह रहे हैं, तो हमें ग्रोथ चाहिए उस 9 से 10% की आज से लेके। तो बिना पूंजी निवेश के वो होने नहीं वाली, और पूंजी निवेश के लिए हमें चाइनीज इन्वेस्टमेंट चाहिए। हालांकि इसमें कैविएट है कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन जो सिक्योरिटी ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट है वो नहीं। जैसे 5G की बात होगी या हुआवे की इन्वेस्टमेंट, मुझे नहीं लगता कि वो इन्वेस्टमेंट होगी, लेकिन बहुत से और एरियाज हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। और दोनों जो इकोनॉमीज हैं वो ग्रीन ट्रांजिशन की तरफ जा रही हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रही हैं। तो एक तरह से न्यू इकोनॉमी के ऊपर बहुत स्कोप है, क्योंकि चाइना ने एडवांस किया है, भारत ने अपनी तरह से किया है। सेमीकंडक्टर्स में अब भारत का नया इनिशिएटिव आ रहा है। तो जो इस दिशा में मुझे लगता है कि काफ़ी फोकस रहेगा, और वो अल्टीमेटली लिंक हो रहा है आत्मनिर्भर भारत का जो कॉन्सेप्ट है उसके साथ चीन जुड़ेगा, तो जुड़ना देखिए चाहिए, जी, तो पॉसिबिलिटी है जी उसके लिए। आप ट्रेड की बात करें, और जहाँ तक ट्रेड की बात है, भारत के जो 6 बड़े व्यापारिक साझेदार हैं उनमें चीन जो है वो नंबर 1 पे है आयात निर्यात के मामले में, फिर अमेरिका और यूएई है। और चीन के साथ जो व्यापार, भले ही सीमा पर तनाव और रहा, दुश्मनी रही, लेकिन कारोबार में भारत से व्यापार में चीन सबसे आगे है। उसमें लगातार जो वहाँ से आयात की जाती हैं चीज़ें वो बढ़ी भी हैं। तो अब ब्रिक्स की भी अगर बात मैं करूं अतुल अनेजा, तो ब्रिक्स की इस ग्रुपिंग को ये ऐसे भी देखा जा रहा है, क्योंकि एक ब्रिक्स करेंसी की भी बात है, ब्रिक्स का अपना एजेंडा है, और इसमें अब इसका विस्तार भी हो रहा है। ब्रिक्स जो कि एक एक्रोनिम है इन तमाम देशों का जो इसमें पहले मेंबर बने, अब और भी इसमें देश शामिल हो रहे हैं। ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ जो हैं वो इसकी मेंबर बन रही हैं, जैसे ईरान यहाँ पे आ रहा है, अल्जीरिया है, इसमें सऊदी अरब है, तो तमाम तरह के देश भी शामिल हो रहे हैं। वेस्ट लेड वर्ल्ड ऑर्डर के मुकाबले ब्रिक्स जो है वो कैसा एक ऑल्टरनेटिव के तौर पे देखा जाए या एक चुनौती के तौर पे? नगमा जी, हम लोग जो हैं एक पोस्ट वेस्ट ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं। एंटी वेस्ट नहीं कह रहा, लेकिन दुनिया का नक्शा बदल चुका है, मल्टीपोलर वर्ल्ड हो चुकी है, जिसमें वेस्ट एक पोल है, अमेरिका एक पोल रहेगा, यूरोपियन यूनियन एक रहेगा, लेकिन और नए पोल्स उभर के आए हैं। चीन उसमें एक आया, भारत एक आया है, ईरान एक तरह से सिविलाइजेशनल स्टेट रही है। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ हम जा रहे हैं, पोस्ट वेस्ट वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ, और उसमें जो है एक ट्रांजिशन का फेज है जिसमें ब्रिक्स उसकी एक बीच में उसमें एक तरह से एक न्यूक्लियस की तरह आ रहा है। अब उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए? ब्रिक्स की सबसे बड़ी उपलब्धि अभी अगर कॉन्क्रीट टर्म्स में देखें तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की है। अब न्यू डेवलपमेंट बैंक में अब $100 बिलियन का उसमें कैपिटल है। तो अगर नए मेंबर जुड़ते हैं, अब नए मेंबर्स के लिस्ट में आपने बहुत अमीर देश उसमें बीच में गिने। सऊदी अरेबिया ने हालांकि फॉर्मली अभी ज्वाइन नहीं किया, लेकिन यूएई ने ज्वाइन कर लिया है, ठीक है, ईरान ने ज्वाइन किया है। तो एक तरह से जो कैपिटल इन्फ्यूजन अब जो न्यू डेवलपमेंट बैंक में जा सकता है वो बहुत बड़े स्तर पर जा सकता है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक इन्वेस्ट कहाँ करेगा? वो इन्वेस्ट जनरली ग्लोबल साउथ में करेगा। तो मुझे लगता है कि अभी इंस्टीट्यूशनल पैमाने में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये न्यू डेवलपमेंट बैंक को बहुत बड़ा बूस्ट मिल सकता है नए मेंबर्स के आने से। जी। और उसके साथ ग्लोबल साउथ में जैसे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की जैसे पहले भूमिका थी, मुझे लगता है न्यू डेवलपमेंट बैंक आने वाले समय में एक वैसी ही एक भूमिका, उससे ज़्यादा बड़ी भूमिका भी निभा सकता है। इसमें कंपटीशन की बात नहीं है कि आईएमएफ के खिलाफ एक है, लेकिन अगर हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात करें, इसमें ग्लोबल साउथ का राइज है, जिसमें इमर्जिंग इकोनॉमीज का राइज है, तो उसके लिए ये एक बड़ी इंस्टीट्यूशनल एक तरह से एक स्ट्रेंथ मिलेगी नए इंस्टीट्यूशन, और ब्रिक्स के माध्यम से वो मिल सकती है। तो ब्रिक्स वो एक विकल्प हो सकता है जहाँ पे एक न्यू बैंक की भी बात है, जहाँ पर ब्रिक्स की करेंसी की बात है, और इससे ग्लोबल साउथ की आवाज़ और मजबूत होती है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, हम लौटेंगे इन खबरों पे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने समिट को संबोधित करते हुए रूस के राष्ट्रपति पुतिन को आयोजन के लिए बधाई दी। और इस मौके पे प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत सारे लोगों ने
यूपीआई को अपनाया है। द्वारा बनाया गया यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई भारत की एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। इसे कई देशों में अपनाया गया है। पिछले वर्ष हिज हाइनेस शेख मोहम्मद के साथ मिलकर हमने इसे यूएई में भी लॉन्च किया। अन्य ब्रिक्स देशों के साथ भी इसमें सहयोग किया जा सकता है। तो अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में मुलाकात होने वाली है और ये लंबे समय के बाद उनकी मुलाकात यानी कि शिखर सम्मेलन जो है वो उन दोनों के बीच में हो रहा है। ये बायलैटरल बातचीत होगी जो कि ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म पे हो रही है। हालांकि तमाम देश वहां पर ब्रिक्स में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन इन दो बड़े नेताओं की द्विपक्षीय बातचीत पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। भारत और चीन के बीच में लगातार तनाव बना रहा है डोकलाम विवाद के बाद से, डोकलाम संघर्ष के बाद से, और उसके बाद में दोनों देशों की सेनाओं के बीच भी टकराव रहा। लेकिन दोनों नेताओं की मुलाकात के पहले यहाँ पर माहौल कुछ सुधरा है और पेट्रोलिंग, बॉर्डर पर पेट्रोलिंग को लेकर एक अग्रीमेंट हुआ है और उसकी इसी माहौल में अब दोनों नेताओं की बातचीत होनी है, जिसमें उम्मीद है कि ट्रेड को लेकर काफ़ी बात आगे हो सकती है। तो रूस के कजान शहर में ये ब्रिक्स शिखर सम्मेलन चल रहा है। अब से कुछ ही देर में शायद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात होगी। 5 की बात में इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं हम।